नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सत्यनारायण सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने कक्षा 10वीं क्षितिज के 2 अध्याय पढ़ लिए। एक तुलसीदास पढ़ लिया, एक सूरदास पढ़ लिया। आज हम जिस कवि के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो रीतिकाल के बहुत बड़े कवि माने गए हैं, सेनापति। और जिस प्रकार इन्होंने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है वो अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। तो आइए सर्वप्रथम हम उनके जीवन के बारे में चर्चा करें और उसके बाद उनके द्वारा दिए गए छंद, जिन छंदों में सबसे ज़्यादा कवित छंद, बहुत ही सुंदर राग है कवित छंद की, उसमें रचित उन कवित छंदों की अपन चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सेनापति। प्यारे बच्चों, सेनापति जो कि थे वो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। यानी हिंदी साहित्य में एक आता है आदिकाल, एक आता है भक्तिकाल और तीसरा आता है रीतिकाल। भक्तिकाल के बारे में हमने चर्चा करी थी। रीतिकाल के 3 भाग निर्धारित किए गए हैं। एक तो होता है रीतिबद्ध, एक होता है रीति मुक्त और तीसरा है रीति सिद्ध। रीति का तात्पर्य होता है ढंग और तरीका। काव्य लेखन में कौन सी रीति अपनाई गई। ध्यान देना, अलंकार, गुण, छंद, रस, रीति, गौड़ी रीति, वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, ये 3 प्रकार की रीतियां होती हैं। लेकिन इस रीति काल के अंतर्गत उन समस्त काव्य शास्त्र का जो समावेश किया जाता है वह रीतिबद्ध रचना कहलाती है। जो कवि रीतियों का प्रमुख अनुसरण करके लिखते हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं। जो अलंकार, गुण, रस, छंद, लय, गति, रीति, इन सब का पालन करते हैं वो रीतिबद्ध। और जो इनका पालन नहीं करते वो रीति मुक्त। और जिस पर रीतियों पर जितने भी काव्य शास्त्र की रीतियां हैं उन रीतियों पर जिसने सिद्धहस्त हासिल कर लिया वो रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। सेनापति रीतिबद्ध काल के प्रमुख कवि थे। ये देखिए, रीतिबद्ध काल के प्रमुख कवि थे, यानी इन्होंने श्लेष अलंकार पर सिद्धहस्त हासिल किया है। ब्रज भाषा के प्रमुख कवि रहे। कवित छंद पर इन्होंने बहुत रचनाएं लिखी। तो इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने काव्य शास्त्र के अंगों की विवेचना बहुत अच्छे ढंग से की है और काव्य शास्त्र की इन रचनाओं का सुवृद्ध ढंग से करने के कारण ये क्या कहलाता है, रीतिबद्ध कवि कहलाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, रीतिबद्ध कवि वो कवि होते हैं जो काव्य शास्त्र के समस्त अंग, रस, गुण, छंद, अलंकार, रीतियों का सही तरीके से पालन करते हैं, वो कहलाते हैं रीतिबद्ध कवि। और रीतिबद्ध कवियों में कौन थे? सेनापति। ऐसे महान कवि का जन्म 1616 विक्रमी संवत में हुआ। पिता गंगाधर थे, रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवि। इनके प्रमुख 2 रचनाएं साहित्य में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। एक काव्य कल्पद्रुम और एक है कवित रत्नाकर। ब्रजभाषा का और श्लेष अलंकार के प्रमुख सिद्धहस्त कवि और संकलित रचना है ऋतु वर्णन, जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही ऋतु वर्णन है, जहाँ प्रकृति के ऋतुओं की चर्चा कवि ने करी है। जहाँ प्रकृति की ऋतुओं की चर्चा कवि ने अपने इस ग्रंथ में, इस काव्य में करी है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इन कवित छंद। जो पहला कवित छंद है जिसका उच्चारण मैं आपको बता देता हूं, कवित छंद कैसे पढ़ा जाता है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन सोई तुरंग संग दल लहियतु है। बंद जी में बोलत बिरद बिरी को किल है, कुंजत मधुप गान गुण गहियतु है। आवे आस पास पुहपन की सुबह से सोई सेना, सोने की सुगंध माँ जसन रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है।
देखी छिति अंबर चले हैं चारी और छोरती ने तर बन सब ही को रूप धरयो है। महाजार लागे ज्योति भादव की धोती होती चली जलद पवन तन से कमान परियो है। दारुण तरिणी तरे नंदी सुख पावे सब सिरी घन चाह चही बोई चित धरियो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू ग्रीष्म भीषम बरसा की सम करियो है। श्लेष अलंकार का सबसे बड़ा उदाहरण इस कवित छंद में दिया गया है। प्यारे बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पाठ, अगर तुलसीदास के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पाठ है तो वो सेनापति का है और इसके ये कवित हैं जिसकी गेय बात मैंने आपको बताई। आपके पास समय बहुत है, आप इसको उच्चारण करके याद कर सकते हैं, है ना। कैसा उच्चारण? बरन बरन तरु पुल्य उपवन बन सोई सतु रंग दल लही यतु है। बंदी जी में बोलत बिरद बीर कोकिल है। मधुप गुंजत मधुप गान गुण गय यतु है। आवे आस पास पुहु पन की सुबास सोई सोने की सुगंध माज सन रही यतु है। शोभा को समाज से नपति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज्य कह यतु है। यानी प्रथम इस कवित छंद में कवि सेनापति ने ऋतुओं के राजा कामदेव के पुत्र राजा बसंत के आगमन पर प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का मनोहारी चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इसका। हमारी ऋतुएं हैं, 4 प्रमुख ऋतु मानी गई है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, 3 प्रमुख ऋतुएं मानी गई है, ठीक है ना। उसके बाद हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, ये ऋतुएं भी मानी गई है। तो इन ऋतुओं में 3 ऋतुओं के बाद बसंत ऋतु का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और यहां बसंत पुत्र है किसका? कामदेव का। काम की भावना जागृत करता है, मन को आह्लादित और प्रसन्नचित करने वाला कामदेव है। और जब उसका पुत्र वसंत प्रकृति में आएगा तो मनुष्य का मन आह्लादित और प्रसन्नचित भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। वही बात यहां पर कही गई है कि कवि ऋतुओं के राजा कामदेव के पुत्र राजा बसंत, जो कि समस्त ऋतुओं के राजा हैं, के आगमन पर प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का मनोहारी चित्रण इस प्रथम कवित में किया। ये प्रथम जो कवित छंद है ना, प्रथम कवित में अपन ये, दूसरा कवित के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, पहले कवित प्रथम के बारे में करते हैं। तो इसकी जो शब्दार्थ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बरन बरन तरु पुले उपवन बन। बरन बरन का मतलब होता है अलग अलग। आप इन शब्दार्थ को लिखें, ध्यानपूर्वक लिखें आप अपनी कॉपी में। इन शब्दार्थ को भली भांति लिखें, बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरु यानी वृक्ष, फूले फल फूल, उपवन यानी यहां पर पल्लवित भी लिख सकते हैं, पल्लवित होना। उपवन यानी उपवन, वन यानी वन, सोई शोभा या शोभित, चतुरंग 4 सेना के अंग। अब 4 सेना के अंग कौन कौन से? एक तो घोड़ा, पहले हाथी, फिर घोड़ा, फिर पैदल, ऊंट, ये सारे अंग। दल यानी सेना को, लहियतु लेकर, यानी ऋतुओं के राजा ऋतुराज, ठीक है नहीं, अपने साथ यानी संग लिए चल रहे हैं। फिर है बंदी जी में यशोगान, यशोगान यश का गुणगान करना, ठीक है। जिमी जैसे ये उपमा अलंकार है, ध्यान रखना। बोलत बोलती है, बिरद बीर कोकिल, कोकिल यानी कोयल,
कोयल यशोगान करती है, किसका यशोगान करती है भाई? ऋतुओं के राजा बसंत के यश का यशोगान करती है। गुंजत गुंजत मधुप भ्रमर गान गुण गह्यतु, यानी पूर्ण रूपेण उन भावों को, गह्यतु का मतलब होता है ग्रहण करना। आवे आस पास पुहपन, पुहपन यानी पुष्प की सुवास यानी सुगंध। ठीक है, सोने के सुगंध, सोने के सुगंध। माज यानी मध्य, रहियतु रहते हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, सभी समस्त सुखों और साज को लिए आवत आते हैं। बसंत के राजा, ऋतुओं के राजा कहे तो कहलाने वाले। समझ में आई चीज? ध्यान से समझना इसको। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, ठीक है। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, बंदी जी में बोलत बिरद बिर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुण गहेयतु है, आवे आस पास पुहपन की शोभा से सोई सोने की सुगंध माज सन रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख आज साज, साज आज आवत बसंत ऋतु राज कहयत है। साजो सम्मान, साजो समान, साज। तो करे व्याख्या, ये इसका कठिन शब्दार्थ है भैया, लिख लेना आप अपनी कॉपी में, ध्यान से समझना इसको। प्रस्तुत कवित्व में कवि सेनापति ऋतुओं के राजा वसंत के आगमन पर प्रकृति में हो रहे विभिन्न बदलाव और का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब प्रकृति में वृक्ष, फल, फूल, उपवन और जंगल हरियाली से ओतप्रोत हो जाते हैं, हरियाली के भाव से रंग जाते हैं, पूर्ण रूप से अलग अलग रंगों से सुशोभित और पल्लवित हो जाते हैं, फल फूल जाते हैं, ऐसी सेना के चारों अंगों से सुशोभित होकर अपने साथ ये चारों सेनाएं लेकर आ रहे हैं। चारों सेनाएं कौन सी? वृक्ष की, फूल की, उपवन की और जंगल की चारों सेनाओं के अंग उन सेनाओं का दल लेकर आ रहे हैं। ऐसे राजा के जो प्रकृति में समस्त ऋतुओं का राजा है और उसके आगमन पर प्रकृति अपने यौवन के चरमोत्कर्ष पर होती है, ऐसे राजाओं का यशोगान करती हुई कोयल उनके आगे आगे मधुर गीत का गान कर रही है। यानी ऐसे वीर और ऐसे सुगंध से युक्त राजा के यश का यशोगान करते हुए जैसे कोयल अपने मीठी वाणी से गीत गा रही है। यही नहीं, उनकी स्वर लहरियों को बजाते हुए, भ्रमर गुंजन करते हुए, विभिन्न गान गाते हुए, उनके गुणों को ग्रहण करते हुए आगे आगे मंडराते हुए चलते हैं। ऐसे महाराज आवे आस पास पुहपन की सुबह से सोई, ज्यों ज्यों उनकी सेना, ज्यों ज्यों उसकी सेना प्रकृति के अंदर से होकर निकलती है, गुजरती है, मानो उसके आसपास अनेक प्रकार के पुष्पों की गंध पूरी प्रकृति में छा जाती है, फैल जाती है। सोने की सुगंध, ये तो वो बात हो गई सोने पे सुहागा कि एक तो चारों तरफ इस प्रकार की मनभावनी सुगंध और ऐसी सुगंध के मध्य वह ऋतुओं के राजा रहते हैं, विचरण करते हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, कवि सेनापति कहते हैं उक्त शोभाओं से युक्त, उक्त समस्त सुगंध और साजो समान से युक्त और कोई नहीं, कामदेव के पुत्र, ऋतुओं के राजा महाराजा कुंवर बसंत प्रकृति में
आगे की ओर बढ़ते आ रहे हैं और बसंत ऋतु के आगमन से न केवल प्रकृति बल्कि मानव का हृदय भी आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है आपको बसंत का नाम सबसे बाद में बताना है, उससे पहले इनके आगमन से क्या क्या परिवर्तन प्रकृति में हो रहे हैं ये चीज आपको बतानी है। वापस कर रहा हूं, ध्यान से समझना। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रस्तुत कवित्व में कवि सेनापति ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन पर जो प्रकृति में बदलाव होते हैं उसका मनोहारी चित्रण करते हुए बताते हैं कि ऋतुओं के राजा जब प्रकृति में प्रवेश करते हैं और उनके आगमन पर अलग अलग प्रकार के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के फूल, पुष्प, फल, विभिन्न प्रकार अलग अलग तरीके के उपवन और बाग बगीचे और वन विभिन्न हरियालियों से आप ओतप्रोत और पल्लवित हो जाते हैं, विभिन्न सुगंध से भर जाते हैं। यही उन राजा की सेना के प्रमुख 4 अंग हैं, यही उस राजा की सेना के प्रमुख 4 अंग हैं जिन्हें वो अपने साथ लेकर प्रकृति में प्रवेश कर रहे हैं। और उन राजा के सुगंध का, उन राजाओं के वैभव का यशोगान, यश का यशोगान करती हुई जैसे कोकिल मधुर वाणी में प्रकृति में गीत गाती हुई आगे की ओर बढ़ती है, उनकी अगुवाई करती है तथा उनके गानों को प्रस्फुटित करने के लिए, स्वर देने के लिए भ्रमर गुंजन करते हुए, उनके भावों को ग्रहण करता हुआ भ्रमर गुंजन करता हुआ घूमता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। आवे आस पास पुह पन की सुबास सोई। और ज्यों-ज्यों वो राजन उस प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो प्रकृति के चारों ओर वातावरण में एक अनोखी पुष्पों की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। उनकी इस दृष्टि को देखकर मानो ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा कि एक तरफ तो राजन के आगमन के मध्य इस प्रकार की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है जिसे वो अपने साथ सेना के दल के रूप में रखते हैं। ऐसी शोभा और दल के इस समूह से साजो सम्मान से सज्जित कवि सेनापति कहते हैं कि इन समस्त सुख सुविधाओं और सुगंध से सज्जित वह राजा और कोई नहीं, कामदेव के पुत्र ऋतुओं के राजा बसंत ही है, जिसके आगमन से प्रकृति यौवन का रूप धारण कर लेती है, मानव का मन प्रसन्न चित्त आह्लादित हो जाता है। समझ में आया? तो ये था पहला कवित्व जो हमने पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं जो सेकंड कवित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कवित्व है ये, और ये दूसरा कवित्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना है अपने को 2 तरीके से, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे लिख लेता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, जो दूसरा कवित्व है, कवित्व नंबर 2 ये रहा, और ये दूसरा कवित्व है। इस कवित्व में कवि सेनापति ने श्लेष अलंकार के माध्यम से दो ऋतुओं का मनोहारी चित्रण किया है। दो ऋतुएं कौन सी? एक तो होती है ग्रीष्म और दूसरी होती है वर्षा। इन दो ऋतुओं का सुंदर श्लेष अलंकार के रूप में सुंदर चित्रण कवि सेनापति ने किया है। देख लीजिए आप। दिखी छती अंबर जल है चारी और छोर तीने तर बर सभी ही को रूप हरियो है। अरे महाजर लागी ज्योति भादव की होती चले जलद पवन तन सेक मानो परियो है। धारो न तरनी तरे नदी सुख पावे सब सिरी गन चाह चाही बही चित धरियो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम बरसा की सम करियो है।
श्लेष अलंकार का प्रमुख उदाहरण इस कवित छंद में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। और इस श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो अर्थ ले लिए, एक ग्रीष्म ऋतु के और एक वर्षा ऋतु के अर्थ में। तो सबसे पहले अपन ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु के अंतर में इसके दो व्याख्याएं करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अपन इसके क्या लिख लेते हैं, कठिन शब्दार्थ लिख लेते हैं, क्योंकि जो आपके श्लेष अलंकार, श्लेष अर्थ मैं लिख रहा हूं यहां पर, श्लेष अर्थ, एक एक शब्द का, ये शब्द आपको याद होने जरूरी है, ध्यान रखना। एक एक अर्थ का मैं लिख रहा हूं, आप आराम से लिख लीजिएगा। महाजर, महाजर होती है आपकी वर्षा की छड़ी, जड़ी, ठीक है। फिर है भादव, भादव का मतलब होता है एक तो भाद्र पक्ष यानी भाद्र महीना, और एक होती है जंगल की आग। फिर आता है जलद, जलद के अंतर्गत होती है तप, पहले तो अर्थ लेंगे बादल, फिर देंगे अपन तपती वायु, ठीक है। फिर आता है दारुण, दारुण, इस शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक तो है कष्ट दायक, एक है काठ की नाव, काठ लकड़ी की, काठ की नाव, ठीक है। उसके बाद तरे यानी नीचे, और इसका होगा दूसरा तैरना या पार करना, पार करना। इसी के अंतर्गत आगे चलिए, सीरी यानी ठंड, ठीक है, घने यानी बादल हो जाएगा। चारी बोई, चाही बोई, इसका अर्थ ले लेंगे अपन चाहना। फिर ग्रीष्म, इसका मतलब एक ऋतु, एक ऋतु और भयानक, ठीक है, सम यानी समान। चलिए अब आपको मैं समझा देता हूं कि ये क्या है और क्या नहीं है। दिखी छिती अंबर जले की चारी और छोर, दिखी छिती दिखाई देती है छवि, दिखाई देती है छवि, देखो हमने लिखा नहीं है, छति का मतलब होता है पृथ्वी, छति का मतलब होता है पृथ्वी, और जले, जले जिसका अर्थ अपन ले सकते हैं जलना और जल से भरा, जल से भरा, ठीक है ना। ये तीन मतलब होता है घास, तरबर मतलब तालाब, सब मतलब सभी, रूप हरियो, हरियो का मतलब होता है हरा भरा, और हरण करना, ठीक है। महाजर का मैंने लिखा ही दिया आपको, वर्षा की झड़ी लागे ज्योति भादव की होती चली, जलद पवन तन सिक मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, दारुण तरिणी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाह चाही बोहे चित धरियो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई ज्यो ग्रीष्म विषम बरसा की सम, सम यानी उपमा अलंकार करियो है, करियो है। अब इसकी व्याख्या अपन करते हैं, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। पहले इसकी व्याख्या आपको करनी है, जो विशेष मैं आपको बात बता रहा हूं यहां पर, पहली व्याख्या करनी है आपको ग्रीष्म ऋतु की, दूसरी व्याख्या करनी है आपको वर्षा ऋतु की। यानी पहले आप लिखोगे, संदर्भ प्रसंग तो आपको मैंने बता ही दिया है, प्रसंग मैंने आपको लिख ही लिया है यहाँ पर कि कवि सेनापति श्लेष अलंकार के माध्यम से दो ऋतुओं का मनोहारी चित्रण करते हैं जो प्रकृति में आए बदलाव,
प्रकृति में हो रहे बदलाव और प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को देखकर उन्होंने दो ऋतुओं का मनोहारी चित्रण किया, जिसमें एक ग्रीष्म ऋतु और दूसरी वर्षा ऋतु का चित्रण करते हुए बताते हैं। फिर आपको व्याख्या करते समय पहले लिखोगे ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में कैसे, आओ पढ़ते हैं। देखे छति अंबर जले हैं चारी और छोर, तीन तर बन सभी को रूप हरियो है। ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में कवि सेनापति व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है तब पूरी पृथ्वी, पूरा आकाश उस ग्रीष्म ऋतु की आग में जलने लगते हैं। चीटी का मतलब मैंने बता दिया, धरती, आकाश। धरती व आकाश उस भयंकर प्रचंड गर्मी में जलने लगते हैं। चारों ओर गर्मी ही गर्मी के भावों से चारों ओर मानव जाति त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती है। तीन तर बर सब ही को रूप हरियो है। उस ग्रीष्म ऋतु ने न केवल घास, तालाब, बल्कि समस्त मानव जाति का रूप क्या कर लिया है, हरण कर लिया है। सूख गए सब ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक प्रचंडता के कारण। महाजर लागे ज्योति बाधव की होती जले। और उस भयंकर ग्रीष्म ऋतु की पवन से, यहां ग्रीष्म ऋतु की पवन से चारों ओर जंगल की आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं, क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक प्रचंड होती है ना तो जंगल में आग लग जाती है। और जंगल में लगने वाली आग को हमने क्या नाम दिया है, दावानल। और यहां जंगल में लगने वाली आग को हमने क्या कहा है, भादव। यानी उस भयंकर और प्रचंड गर्मी के कारण, उस प्रचंड गर्मी और उस सूर्य की तपन के कारण पूरे वन में जंगल की आग सी प्रतीत हो जाने लगती है। जंगल की आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगती हैं। जलद पवन तन से के मानो परियो है। मानो ऐसा लगता है कि लोग बादलों की और गर्म हवाओं से बचने के लिए बादलों की छांव में रहकर अपने शरीर को कुछ शांति प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। और उस भयंकर प्रचंड गर्मी के कष्ट से, उस कष्टदायी गर्मी से बचने के लिए नदी के तल में जाकर, जो नदी होती ना, जब नदियों का पानी सूख जाए तो नदी का जो तल होता है वो बहुत ठंडा होता है, तो नदी के तल में जाकर वह सुख पाने की चेष्टा करते हैं। श्री घन चाह चाही बेचित धरियो है। और चारों तरफ बादलों की छाह में जाने के लिए लोगों का हृदय बार बार लालायित होता है कि वो बादलों की छांव को ढूंढता फिरता है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। कवि सेनापति की चतुराई को तो देखो कि वो अपनी कविता के माध्यम से किस प्रकार ग्रीष्म ऋतु की भयंकर प्रचंड रूप के समान वर्णन किया है। यानी ग्रीष्म ऋतु का स्वरूप प्रचंड अग्नि के समान उन्होंने वर्णन किया है। समझ में आया? एक बार वापस बोल रहा हूं, ग्रीष्म ऋतु का ध्यान से समझना। कवि ग्रीष्म ऋतु के कारण प्रकृति में हो रहे बदलाव का चित्रण करते हुए बताते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है तब धरती और आकाश चारों ओर से उस ग्रीष्म ऋतु की लपटों में धधकते हुए दिखाई देते हैं। और यही नहीं, घास, तालाब और सभी प्रकार के जलाशयों का उस ग्रीष्म ऋतु ने रूप हरण कर लिया है। और भयंकर तपन और कष्टकारी गर्मी के कारण जंगल में आग की लपटें सी दिखाई देने लगी हैं। और उन आग की लपटों से दूर करने के लिए मानो वहां के लोग बादल और पवन से अपने शरीर को क्या करते हैं, तृप्त करते हैं। यानी गर्मियों की हवा मनुष्यों के, बादल और हवाएं मनुष्य के मानो शरीर को क्या कर रही हो, सेक रही हो। उस कष्टदायी गर्मी से लोग अत्यधिक दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। तब वो
सूख गए नदियों के जल के उस तल में जाकर शीतलता ग्रहण करने के लिए उनकी ओट लेते हैं। सीरी घन चाह चाही बो चित धरियो है, और चारों तरफ भीषण गर्मी ने समस्त लोगों के हृदय को भी क्या कर लिया है, हरण कर लिया है। देखो चतुराई सेनापति कविता ही क्यों जो कवि सेनापति कहते हैं कि उस कविता की उनकी कविता की चतुरता को कितना देखा जाए कि ग्रीष्म ऋतु को भयंकर अग्नि की प्रचंड ज्वाला के समान व्यक्त किया है, जिससे लोगों का जीवन अत्यधिक कष्टकारी बन चुका है। अब कहते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है बच्चों, वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति पर क्या परिवर्तन होते हैं, अपन उसकी चर्चा करते हैं। कवि सेनापति वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में हो रहे बदलाव का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब चारों तरफ वर्षा ऋतु अपना चरमोत्कर्ष पर होती है, तब धरती और आकाश जल से सन जाते हैं, जल से परिपूर्ण हो जाते हैं, जल से आप्लावित हो जाते हैं, और चारों तरफ जल ही जल दिखाई देने लगता है। यहाँ तक कि उस धरती पर घास, तालाब सबके रूप हरे भरे हो जाते हैं, यानी हरे भरे रंग से परिपूर्ण हो जाते हैं। चारों तरफ सस्य श्यामला धरती लहराती हुई दिखलाई देती है, और भाद्र पक्ष के भाद्र माह में चारों तरफ महाजर वर्षा की झड़ी लग जाती है, और चारों तरफ वर्षा की ऋतु की वर्षा ही वर्षा दिखाई देने लगती है, और बादल भी उमड़ घुमड़ कर पवन के साथ साथ आकाश में मंडराते रहते हैं, और लोगों के हृदय को, लोगों के जीवन को अपनी शीतल वायु से शीतलता प्रदान करते हैं। उस समय मानो ऐसा लगता है कि उस कष्टकारी गर्मी से बचकर उस भयंकर बाढ़ और जल के पार करने के लिए, नदियों को पार करने के लिए वो काष्ठ यानी लकड़ी की नाव से तैरकर, लकड़ी की नाव का प्रयोग करके उस जल से पार होकर सुख प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। सीरी घन छाह चही बहु चित दरियो है, और चारों तरफ बादलों की शीतल छाह ने मनुष्यों के हृदय को आनंदित और आप्लावित कर दिया है? देखो चतुराई सेनापति कविता ही क्यों। कवि सेनापति अपनी कविता के भाव से अपनी चतुराई व्यक्त करते हुए बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के उस भीषण प्रकोप को खत्म करने के लिए वर्षा के समान, ठंडक के समान वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। आई बात समझ में? तो वर्षा ऋतु का भी देख लीजिए आप एक बार वापस। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो धरती और आकाश चारों तरफ, चारों दिशाओं में पानी ही पानी से भर जाता है, आप्लावित हो जाता है, और पानी के भर जाने से घास, तालाब, सरोवर और उस धरती पर विद्यमान समस्त वस्तुएं क्या हो जाती हैं, भाद्र पक्ष ये उनका रूप हरा भरा और सस्य श्यामला से परिपूर्ण हो जाता है, और भादो माह में चारों तरफ वर्षा की झड़ी सी लग जाती है, और उस जल को लिए बादल उमड़ घुमड़ कर पवन के सहारे सहारे उस आकाश में विचरण करने लगते हैं। मानो ऐसा लगता है कि चारों तरफ आज वर्षा ने डेरा डाल रखा है। उस कष्टकारी गर्मी से, तपन से मुक्त पाते हुए लोग अब उस नदी से भरे हुए, जो नदियां बहती, कल कल करती हुई नदियां बहती हैं, उन नदियों के ऊपर काष्ठ की यानी लकड़ी की बनी नाव से पार करके उस अपूर्व आनंद का लाभ उठाते हैं, और चारों तरफ बादलों की घनी छाह में लोग अपने हृदय को अत्यधिक प्रसन्नचित और आह्लादित करते हैं। देखो चतुराई कवि सेनापति अपने कवित्व के माध्यम से चतुरता व्यक्त करते हुए भयंकर प्रचंड ग्रीष्म ऋतु पर एक शांति और शीतलता के समान वर्षा ऋतु का प्रतिरूपण करते हैं। समझ में आया? तो आज हमने सेनापति के 2 कविता हमने पढ़ लिए। इसकी जो भाषा है ना प्यारे बच्चों, वो भाषा तो है ब्रज, और यहाँ प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ है पहले 2 में। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार व उत्प्रेक्षा अलंकार भी प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ कवित छंद में रचित रचना है। कवित छंद में रचित क्या है? रचना, यानी कवित छंद में जो मैंने आपको अभी राग में सुनाया ना, ये कवित छंद है। तो कवित छंद में रचना ये मानी गई है। तो इस प्रकार आज हमने सेनापति के दोनों कवित बड़े लयबद्ध पढ़े। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप मुझे जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगले 2 कवित अपन आने वाली अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।